हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्यालयपुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आज फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं महिला पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 का में फरवरी में, उसके लिए मैराथन क्लास। और ये जो मैराथन क्लास है ये आपकी टॉप, हम आपको इसमें आपको क्वेश्चंस कराते हैं। और ये जो मैराथन है इसमें हम आपको रोज़ डेली 2 मैराथन चल रही हैं महिला पर्यवेक्षक की। एक चल रहा है 5000 जो क्वेश्चंस की MCQ की, जो कि आपकी रेगुलर चलती है, और एक अलग से चल रही है महा मैराथन, जिसमें हम रोज़ आपको टॉप 100 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और अलग अलग जो स्टेट के महिला पर्यवेक्षक में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उन सभी को हम आपको इसमें कराते हैं। तो चलिए अब कोई बिना देर किए हुए हमारे क्वेश्चन को हम कर लेते हैं और हमारी मैराथन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले आप एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए। सभी लोग क्लास को शेयर कर दें और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपने हमारी जो मैराथन चल रही है आप उनको बहुत प्यार दे रहे हैं और बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। उस सभी के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमारी क्लास को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। तो उस सभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे क्लास को इतना सपोर्ट करते हैं। और ऐसे ही करते रहिए सपोर्ट, और क्लास को पहले एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए ताकि हम हमारी क्लास को स्टार्ट कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आई होप आपने क्लास को शेयर भी कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और क्लास को लाइक भी कर दिया होगा। चलिए अब हम हमारी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन है। अब देखिए, विटामिन्स जो होते हैं वो एक वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं और एक जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन C, विटामिन D, विटामिन A और विटामिन E। तो आप याद रखें कि विटामिन जो है ना A और विटामिन D, विटामिन E, ये सब किस में घुलते हैं? वसा में। जबकि विटामिन C और विटामिन B ये जो है ये दोनों किस में घुलते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा विटामिन C। विटामिन C और विटामिन जो B है वो किस में घुलनशील होता है? तो विटामिन B जो है वो किस में घुलनशील होता है? जल में होता है। जबकि D, A और E जो है वो किस में घुलनशील होते हैं? वसा में होते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप भी हमारे साथ साथ आंसर को अपने कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा, और हर एक आंसर का आप क्वेश्चन नंबर लिखिए और उसका आंसर लिख के दीजिएगा। और आप लोग आंसर देते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, कि ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग भी प्रेजेंट हैं क्लास में और अच्छे से आप क्वेश्चन के आंसर्स लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सभी लोग आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से कौन सी सुविधा दी जाती है? देखिए, आंगनबाड़ी जो केंद्र होते हैं वहाँ से कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं? स्वास्थ्य जांच की, प्राथमिक टीकाकरण की, पूरक पोषण आहार की और उपरोक्त सभी। तो देखिए, अगर हम प्राथमिक जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं उनके माध्यम से हमें स्वास्थ्य की जांच की भी सुविधा दी जाती है, प्राथमिक टीकाकरण की सुविधा भी दी जाती है, और पोषण जो पूरक पोषण होता है उसकी सुविधा भी दी जाती है। मतलब कि उपरोक्त में से सभी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हमें ये सारी सुविधाएं आंगनबाड़ी केंद्रों से के माध्यम से प्राप्त होती हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पीड थोड़ी तेज़ रहेगी ताकि आपका कम समय में ही क्वेश्चन कंप्लीट हो सकें, पूरे हो सकें, इसलिए हम आपको क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के किस अंग को क्षतिग्रस्त करता है?
जो हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस बी, ये जो रोग है ये हमारे मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करेगा? तो बताइए, यकृत को या फेफड़े को, वृक्क को या फिर हृदय को? बताइए, लिवर, लंग्स, किडनी या फिर हार्ट? तो अगर हम इसका आंसर देखें तो जो हेपेटाइटिस बी है, ये हेपेटाइटिस रोग में जो मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो यकृत होता है। कौन सा होता है? यकृत होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं और कम टाइम में करवाना है इसलिए थोड़ी हम स्पीड ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, चलिए बताइए, प्रोटीन में नहीं पाया जाता, प्रोटीन में क्या नहीं पाया जाता है? प्रोटीन नहीं पाए, किस में नहीं पाया जाता है? रक्त में नहीं पाया जाता है, या लसिका में, या कोशिका द्रव में, या फिर पित्तरस में? तो अगर हम बोलें तो प्रोटीन जो है रक्त में भी प्रोटीन जो है वो रक्त में भी होता है, और वो लसिका में भी होता है, और कोशिका द्रव में भी पाया जाता है, लेकिन पित्तरस में नहीं पाया जाता है। तो इसलिए प्रोटीन नहीं पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता प्रोटीन? तो पित्तरस में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पित्तरस हो जाएगा, बाइल जूस हो जाएगा, है ना। प्रोटीन बाइल जूस में नहीं पाया जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? जब गर्भावस्था होती है और ये जो क्या कहते हैं प्रेगनेंसी हो, मतलब के टाइम पर कौन सा हार्मोन जो है वो कि ब्रीस्ट मतलब स्तनों में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है? तो गोनेडोट्रोपिन या प्रोजेस्टेरोन या फिर ओवेरियन या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। तो देखिए, जो गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी रहता है? तो प्रोजेस्टेरोन। कौन सा रहता है? प्रोजेस्टेरोन जो है वो उत्तरदायी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सभी आंसर लगाते हुए चलेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिला को दी जाती है? बताइए, गर्भवती महिला मतलब प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी वैक्सीन दी जाती है? OPV या फिर DPT या फिर टिटनेस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप याद रखें, क्योंकि DPT का टीका जो है प्रसव के बाद लगता है, जबकि टिटनेस का जो वैक्सीन है वो गर्भवती महिला को दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिटनेस, है ना। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो गर्भावस्था में ही क्या किया जाता है? महिला को टिटनेस की वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोकोफेरोल नाम से किस विटामिन को जाना जाता है? देखिए, हर एक विटामिन का एक रासायनिक नाम होता है, उसी तरीके से टोकोफेरोल नाम मतलब कौन से विटामिन का नाम है? विटामिन E का नाम है टोकोफेरोल, या विटामिन D का नाम है, C का नाम है, या फिर A का नाम है? तो आप याद रखें, विटामिन E जो है इसका नाम टोकोफेरोल है। ठीक है, ये विटामिन E जो है वो क्या है? इसे ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। और ये जो विटामिन E होता है ये किससे संबंधित रोग, अगर इसकी कमी हो जाती है तो नपुंसकता जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो याद रखें, टोकोफेरोल जो है वो विटामिन E का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पूर्ण गर्भावस्था के दौरान महिला के वजन में वृद्धि होती है? देखिए, पूर्ण गर्भावस्था मतलब कि जब गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की जो मतलब महिलाओं के वजन, कितना वजन बढ़ जाता है, मतलब महिलाओं का कितना वजन बढ़ जाता है पूर्ण गर्भावस्था के दौरान? तो 25 किलो बढ़ जाता है, 20 किलो बढ़ जाता है, 12 किलो या 18 किलो? तो आप याद रखें कितना किलो? 12 किलो बढ़ जाता है। जब पूर्ण गर्भावस्था के दौरान महिला में कितना वजन की कितनी वृद्धि होती है? 12 किलो होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किशोर अवस्था में बालिका हेतु आयरन की आवश्यकता होती है? जब किशोर अवस्था में मतलब बालिकाएं जो होती हैं वो किशोर अवस्था में होती हैं, उस समय उनको जो आयरन की प्रतिदिन कितने आयरन की आवश्यकता होगी? 40 से 45, 28 से 30 मिलीग्राम, 10 से 15 मिलीग्राम, या 50 से 55 मिलीग्राम? तो आप याद रखें कितने मिलीग्राम की आवश्यकता होती है? तो 28 से 30 mg प्रतिदिन
प्रतिदिन, मतलब कि 28 से लेकर 30 मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। किशोर अवस्था के दौरान जो महिलाओं में आयरन प्रतिदिन उनको कितना चाहिए रहता है, तो 28 से लेकर 30 मिलीग्राम तक प्रतिदिन चाहिए रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम किसके सहयोग से चलाया गया है? जो मध्य प्रदेश में चलता है, जो राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम चलता है, वो किसके जो सहयोग से चलाया जा रहा है, बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए आंसर जो है विश्व बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है। किसकी सहायता से चलाया जा रहा है? तो विश्व बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या में वृद्धि, अज्ञानता, गरीबी या उपरोक्त सभी। तो देखिए अगर हम कुपोषण के बारे में बात करें तो जनसंख्या में वृद्धि भी एक कुपोषण का ही कारण है, क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ज़्यादा अनाज की कमी होगी तो कुपोषण बढ़ेगा। ठीक है, फिर दूसरा है इलिटरेसी, मतलब अशिक्षा भी क्या होता है, कुपोषण का कारण बनता है। फिर गरीबी भी क्या होती है, कुपोषण का कारण। तो मतलब उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो भारत में ये सभी कारण हैं किसके, कुपोषण के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने, फिनेल ने, मैकुल ने या फिर एडवर्ड जेनर ने। तो आप याद रखें चेचक पहला मतलब चेचक का टीका पहला वैक्सीन था। ये प्रथम जो टीका खोजा गया था वो किसका खोजा गया था, चेचक का ही खोजा गया था। और ये किसने बनाया था, तो एडवर्ड जेनर ने बनाया था। किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने बनाया था। तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स का पूरा नाम क्या है? एड्स का पूरा नाम, पहला ऑप्शन है कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, या फिर एक्वायर्ड इम्यून डिसीज सिम्टम्स है, या फिर ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, या फिर एंटी इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। बताइए। तो देखिए जो एड्स है उसका क्या है फुल फॉर्म, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। और ये किसके कारण होता है, तो HIV वायरस के कारण होता है। तो मतलब वायरस से होने वाली बीमारी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में रहने वाले लोगों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए अगर जैसे ठंडी जलवायु वाले प्रदेश में जो व्यक्ति रहते हैं उनको किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता, मतलब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, या फिर कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, या फिर नॉर्मल ऊर्जा की आवश्यकता होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखें जब ठंडी जलवायु वाले जगह पर रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एनर्जी की क्या, ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ज़्यादा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी किसके, ठंडी जगहों पर रहने वाले व्यक्तियों को। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से बालकों में कौन सा रोग हो जाता है? अगर आयोडीन की कमी है तो वो किस रोग को उत्पन्न करेगा, स्कर्वी को, अर्धठोस आहार को, प्लेगरा को, या फिर बेरी को। बताइए। तो अगर हम देखें कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, तो स्कर्वी तो क्या होता है, विटामिन C से होता है। ठीक है, बेरी किससे होता है, विटामिन B1 से होता है। प्लेगरा किससे होता है, वायरस से होता है। तो लेकिन जो अर्धठोस आहार जो है वो किसके कारण से हो जाता है, आयोडीन की कमी से होता है, अर्धठोस आहार। और इसको हम क्या बोल देते हैं, और इसके कारण आयोडीन की कमी से ही घेंगा रोग भी होता है। किससे होता है, घेंगा रोग भी आयोडीन की कमी से ही होता है, और अर्धठोस आहार भी आयोडीन की कमी से ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलियो का वायरस बच्चे के किस तंत्र को प्रभावित करता है। मतलब कहने का मीन्स है अगर किसी बच्चे को पोलियो हो गया है तो बच्चे का कौन सा तंत्र, कौन सा सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। बताइए, तंत्रिका तंत्र या पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र या फिर परिवहन तंत्र। तो अगर पोलियो होता है तो बच्चा क्या होता है, पूरी तरीके से मानसिक रूप से विकलांग हो जाता है और उसका शारीरिक विकलांगता भी देखी जाती है। तो वो किसी एक सिस्टम को नहीं बल्कि पूरे तंत्रिका तंत्र को क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। तो पोलियो वायरस, पहली बात तो ये है कि पोलियो जो रोग है वो किसके कारण से हो रहा है, तो वायरस के कारण से हो रहा है। और ये जो वायरस है ये क्या करता है, पूरे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। महिलाओं की आधारीय चयापचय की दर पुरुषों की तुलना में कैसी होती है, अधिक होती है, कम होती है, बराबर होती है या इनमें से कोई नहीं। बताइए, महिलाओं की आधारीय चयापचय की दर जो है पुरुषों, मतलब कहने का मतलब है जब महिलाओं में BMI जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएं जो होती हैं वो पुरुषों की तुलना में कैसी होती हैं, अधिक होती हैं, कम होती हैं, बराबर होती हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखें कैसी होती, कम होती है। कैसी होती हैं, कम होती, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिएगा कि गर्भावस्था की पुष्टि हेतु जांच की जाती है। देखिए अगर है ना कंफर्म करना है कि प्रेगनेंसी है या नहीं, उसके लिए किस चीज़ की जांच की जाएगी। बताइए, यूरिन की मतलब मूत्र की या फिर ब्लड की जांच की जाएगी या फिर सलाइवा की जाएगी या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा किसकी की जाएगी। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर प्रेगनेंसी कम करनी है, प्रेगनेंसी कंफर्म करनी है तो उसके लिए जो जांच की जाती है वो किसकी की जाती है, तो जांच यूरिन की जाती है, मतलब मूत्र की जांच की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण गर्भ अवस्था की अवधि कितनी होती है, मतलब एक जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो कितने दिन का होता है, 295 दिन का, 280 दिन का, 288 दिन का या 290 दिन का। तो आप बताइए कितने दिन का होता है। तो एक पूर्ण प्रेगनेंसी मतलब गर्भ अवस्था जो होती है वो कितने अवधि की होती है, तो वो अवधि की होती है 280, वैसे 275 से और 280 के बीच में होती है। कितनी होती है, 280 दिन की होती है। तो आप याद रखें 275 से 280 दिन की होती है। और याद रखें कि सबसे कम मतलब कि कितने का मिनिमम कितना टाइम है जिसमें बच्चा हो जाता है तो वो जीवित रह सकता है। तो आप याद रखें 6 महीने का बालक अगर होता है और तो वो जीवित रहने की उसकी संभावना है। और अधिकतम कितने, 11 महीने का बच्चा है ना, अधिकतम 11 और मिनिमम 6 महीने का बच्चा जीवित रह सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उससे पहले एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दीजिए प्लीज़, और क्लास को लाइक कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और ये जो मैराथन चल रही है ये टॉप 100 मतलब कि हम एक क्लास में टॉप 100 क्वेश्चन कराते हैं ये मैराथन। और इसके अलावा महिला पर्यवेक्षक की ही जो 5000 की जो मैराथन चल रही है वो एक अलग मैराथन चल रही है। आपकी टोटल मिलकर ये दोनों मैराथन को अगर देखेंगे तो आपके एग्ज़ाम तक हम आपको समथिंग 10,000 प्लस में ही आपको क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन करा देंगे, जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप MCQs की प्रैक्टिस कर सकें। तो इसलिए आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लास को पूरा देखें, क्योंकि पूरा वॉच करेंगे तो हर आपके 100 क्वेश्चन जो आप देखेंगे आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिलेगा और हर एक टॉपिक से मिलेगा। तो इसलिए आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखें और ये क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए बताइए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भस्थ शिशु के पूर्ण विकास के लिए गर्भवती स्त्री का भोजन होना चाहिए। देखिए, अगर गर्भस्थ शिशु मतलब कि जो गर्भ के अंदर शिशु पल रहा है उसका पूरी तरीके से विकास हो सके, उसके लिए गर्भवती स्त्री का भोजन किस प्रकार का होना चाहिए बताइए। उच्च प्रोटीन युक्त होना चाहिए या उच्च कैल्शियम युक्त होना चाहिए, उपरोक्त में से दोनों होना चाहिए या फिर कोई नहीं होना चाहिए बताइएगा। तो अगर हम बोलें कि प्रेग्नेंट वूमेन है तो उसको है ना अच्छा खाना, उसके मतलब कि जो पूरी तरीके से जो फैटस है, फैटस मतलब होता है गर्भस्थ शिशु को फैटस कहा जाता है। तो ये जो फैटस है उसके अच्छे डेवलपमेंट के लिए हमें उच्च प्रोटीन युक्त और उच्च कैल्शियम युक्त दोनों ही भोजन की आवश्यकता होती है ना। उच्च प्रोटीन युक्त और उच्च कैल्शियम युक्त हमें दोनों ही भोजन की, हमारे भोजन में दोनों चीज़ की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साधारण क्रियाशील गर्भवती स्त्री को कितने ग्राम अनाज की आवश्यकता प्रतिदिन होती है बताइए। एक साधारण क्रियाशील गर्भवती स्त्री को, अगर है ना, देखिए नॉर्मल एक गर्भवती महिला है और उसको एक साधारण रोज़ का जो काम होता है वो करना है, कोई भारी काम नहीं जो नॉर्मल करते हैं, उस काम को करने के लिए उसे मतलब हर एक दिन कितने प्रतिशत अनाज की आवश्यकता होती है। तो बताइए 400 या फिर 800, 600 ग्राम या फिर 700 ग्राम। तो याद रखें, एक नॉर्मल, एक साधारण क्रियाशील गर्भवती स्त्री को कितने अनाज की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो 400 ग्राम अनाज की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, मतलब 400 ग्राम अनाज तो उसको मिलना ही चाहिए। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेटनेस रोग का कारण क्या है बताइए। टेटनेस किस रोग के कारण, मतलब किस कारण से होता है, किस बैक्टीरिया या किस वायरस के कारण से होता है? डिप्थीरिया बेसिलाई के कारण होता है, विब्रियो कोलेरी के कारण होता है, क्लास्ट्रीडियम टेटेनी के कारण होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है टिटनेस रोग जो होता है इसे क्या बोला जाता है? तो इसको है ना क्या कहते हैं, धनुष कंटार रोग भी कहा जाता है। इसे जब टिटनेस हो जाता है तो क्या होता है, ये धनुष के आकार का शरीर होने लगता है, मतलब पीछे की ओर मुड़ने लगता है और धनुष के आकार का शरीर बन जाता है, इसलिए इसको धनुष टंकार रोग भी कहा जाता है। और ये जो रोग होता है, टिटनेस जो होता है, वो किसके कारण होता है? तो क्लास्ट्रीडियम टेटेनी के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लास्ट्रीडियम टेटेनी के कारण होता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। ऊर्जा मापने की, देखिए ऊर्जा को हम किस में, एनर्जी को किस में नापते हैं? तो याद रखें जूल में नापते हैं। किस में नापते हैं? हमेशा एनर्जी को जूल में नापते हैं, जबकि ऊर्जा को मतलब अंतर्राष्ट्रीय और कैलोरी में भी नापते हैं, लेकिन जूल जो है इसकी क्या है, इंटरनेशनल यूनिट है। वॉट किसकी है? तो याद रखें वॉट किसकी है? तो पावर की होती है वॉट, है ना। इतने किलोवॉट, इतने वॉट का बल्ब है तो पावर की क्या होती है? वॉट होती है। तो आप इसको याद रखें कि एनर्जी की क्या होगी? जूल होगी। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है परसीनिया एनीमिया से बचाव हेतु गर्भ अवस्था में भोजन में लेना चाहिए। जो परसीनियस एनीमिया है उसके लिए, उससे बचाव के लिए हमारे भोजन में क्या होना चाहिए? विटामिन B12 होना चाहिए या विटामिन D होना चाहिए, विटामिन K होना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। बताइए क्या है? तो अगर हम देखें परसीनिया एनीमिया रोग से बचाव के लिए हमारे भोजन में क्या होना चाहिए, तो देखिए अगर विटामिन K है तो विटामिन, हमारे भोजन में अगर विटामिन K है तो वो हमें रक्त के थक्का जमने में मदद करता है ना। रक्त का थक्का जमने में क्या करता है? ये मदद करता है। ठीक है, थक्का जमने में। अगर विटामिन D देखते हैं तो विटामिन D हमें रिकेट्स रोग होने से बचाता है ना। रिकेट्स रोग होने से हमको क्या करता है? बचाता है।
अब वहीं हम देखें कि विटामिन B12 जो है क्या है, B12 की आवश्यकता किसके लिए होती है, जो परसीनियस एनीमिया से बचाव के लिए हमारे भोजन में क्या होना आवश्यक होता है, विटामिन B12। ठीक है, अगर गर्भावस्थी अवस्था में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो फिर परसीनियस एनीमिया रोग होने की क्या हो जाती है, संभावना बढ़ जाती है। तो B12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भवती महिला को कैल्शियम की आवश्यकता पूर्ति हेतु क्या लेना चाहिए, बताइए। कैल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्या लेना चाहिए, दूध और दूध से बने पदार्थ, फिर बंद गोभी लेना चाहिए, अंडा लेना चाहिए, या फिर सभी चीज़ लेनी चाहिए। तो अगर एक प्रेग्नेंट लेडी, वो प्रेग्नेंट वुमन शुड टेक द फुलफिल कैल्शियम रिक्वायरमेंट, मतलब कैल्शियम की पूर्ति के लिए उस महिला को क्या लेना चाहिए। तो इनमें से उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसको दूध भी लेना चाहिए, अंडा भी लेना चाहिए और बंद गोभी भी खाना चाहिए। उससे क्या होता है, कैल्शियम प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिया मनुष्य के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। अब पीलिया जो है वो किस अंग को प्रभावित करेगा, यकृत को, गुर्दे मतलब किडनी को, या फिर हृदय को, या फिर मस्तिष्क को। तो पीलिया जो रोग हो जाता है वो मनुष्य के किस शरीर को, किस अंग को प्रभावित करेगा। तो वो जो है पीलिया जो रहता है वो किस अंग को प्रभावित करेगा, तो वो यकृत को करेगा। किसको करेगा, यकृत को प्रभावित करेगा, हमारे लिवर को प्रभावित करता है पीलिया। ठीक है, जिसे हम जॉइंडिस भी बोलते हैं। और इसमें हमारे शरीर की का रंग जो हो जाता है वो पीला हो जाता है, हमारी आंखें पीली पीली हो जाती हैं, हमारे नाखून पीले हो जाता है, मतलब हमारी स्किन का कलर भी पीला दिखाई देता है। तो ये हमारे किसको प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। जो राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम जो है कब स्टार्ट किया गया है, तो ये 1963 में, या फिर 1958 में, 1962 में, या फिर 1955 में। बताइए किस में किया गया था, कब किया गया था राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का प्रारंभ। तो अगर हम देखें कब किया गया था, 1955 में किया गया था। कब किया गया था, 1955 में किया गया था। तो राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया, तो 1955 में किया गया था। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, परिवार कल्याण जो कार्यक्रम चलाया गया था वो मेनली किसके लिए चलाया गया था, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के लिए, या जनसंख्या के नियंत्रण के लिए, या फिर आय में वृद्धि के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो परिवार कल्याण कार्यक्रम है वो किस लिए चलाया गया था, तो जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए चलाया गया था, जनसंख्या नियंत्रण के लिए चलाया गया था। और ये जो परिवार कल्याण कार्यक्रम है इसका टेगलाइन क्या थी, हम दो हमारे दो, इसकी टेगलाइन भी थी। तो आप याद रखें परिवार कल्याण कार्यक्रम जो है मुख्यतः किसके लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए चलाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुपोषण का अर्थ है, मतलब हम कुपोषण किसको बोलेंगे, अति पोषण को मतलब ओवर न्यूट्रिएंट्स को बोलेंगे, या अल्प पोषण को बोलेंगे मतलब कि अंडर न्यूट्रिएंट्स को बोलेंगे, या दोनों को बोलेंगे, या फिर इनमें से किसी को नहीं बोलेंगे। तो कुपोषण जो रहता है वो क्या होता है, तो कुपोषण है ना, अति पोषण मतलब ओवर न्यूट्रिशन भी हमारा कुपोषण का कारण होता है, और कम पोषण मतलब अल्प पोषण जो रहता है, अंडर न्यूट्रिशन जो रहता है वो भी हमारे कुपोषण का कारण बनता है। तो उपरोक्त में से दोनों जो हैं हमारे कुपोषण का कारण बनते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त में से दोनों ही हमारे कुपोषण का कारण बने। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को क्या कहते हैं। देखिए अगर हमारा शरीर जो है वो रोगों से लड़ने की उसके अंदर क्षमता है और वो शक्ति है, तो उस शक्ति को हम क्या कह सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहेंगे, या फिर निसंक्रमण कहेंगे, या उपरोक्त में से दोनों कहेंगे, या इनमें से
कुछ नहीं कहेंगे। तो आप याद रखें, शरीर में रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है उस शक्ति को हम क्या कहते हैं, तो उस शक्ति को हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, इम्यूनिटी पावर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, इम्यूनिटी पावर कहा जाता है। मतलब रोगों से लड़ने के लिए शरीर को रोगों से लड़ने के लिए उसके अंदर जो शक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी पावर कहते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीजल्स का टीका बालक को कब लगता है। मीजल्स का टीका कब लगाया जाता है, जब बालक 5 महीने का होता है, बालक 3 महीने का होता है, 9 माह का होता है, या फिर 4 माह का होता है। तो जो मीजल्स होता है, मीजल्स का टीका बालक को कब लगाया जाता है, तो मीजल्स का जो टीका है बालक को 9 महीने के अंदर लगाया जाता है। कब लगाया जाता है, जब बालक कितने 9 मंथ का हो जाता है तब मीजल्स का टीका लगाया जाता है। किसको, बालक को। याद रखें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 9 मंथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है, बताइए। बाल्यावस्था कहलाती है, शैशवावस्था कहलाती है, किशोर अवस्था कहलाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर हम बाल्यावस्था देखें तो बाल्यावस्था जो रहती है वो कितनी होती है, 7 से लेके 12 साल तक की अवस्था को हम बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, किशोर अवस्था किसको कहते हैं, 12 साल से लेके 18 साल तक की उम्र के बच्चे, मतलब कि उस आयु को हम क्या कहते हैं, तो उसको किशोर अवस्था कहते हैं। अब जो शैशवावस्था मतलब जन्म से लेकर और 7 वर्ष तक की जो रहती है, 2 वर्ष तक की अवस्था, उसको हम शैशवावस्था कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में भी यही दिया है कि जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु को हम क्या कहते हैं, तो उसको इन्फेंसी मतलब कि शैशवावस्था कहा जाता है, इन्फेंसी एज कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ICMR है उसके अनुसार गर्भ अवस्था के दौरान महिलाओं को कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बताइए। जो ICMR है उसके अनुसार गर्भ अवस्था के दौरान महिला को कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो 300 कैलोरी या 800 कैलोरी या फिर जो है 1000 कैलोरी या फिर 600 कैलोरी। तो आप याद रखें, जैसे नॉर्मल वुमेंस को नॉर्मल एक साधारण महिला बिना मतलब गर्भवती नहीं है तो उसको जितनी चाहिए उसके अगर वो गर्भवती होती है तो फिर उसको प्रतिदिन में कितनी मतलब बढ़ोतरी करनी चाहिए, अपनी कितने कैलोरी उसको प्रतिदिन एक्स्ट्रा देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 300 कैलोरी एक्स्ट्रा देना चाहिए उसको, है ना। जो साधारण महिला है उसकी अपेक्षा गर्भवती महिला को 300 कैलोरी ऊर्जा जो है वो प्रतिदिन एक्स्ट्रा देनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व ये पोटेशियम कहलाता है या फिर फास्फोरस है या कैल्शियम है या फिर आयरन है। तो देखिए न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं, तो न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं ना। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक कौन से होते हैं, एक होते हैं मैक्रो और एक होते हैं कौन से, माइक्रो। मतलब कि एक जो होते हैं वो कम मात्रा में ज़रूरत है और एक की क्या है, ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत। तो ये ज़्यादा मात्रा में इनकी ज़रूरत होती है उन्हें मैक्रो कहते हैं, और कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है उसे माइक्रो कहते हैं। अब ये जो है ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व जो है इनमें से कौन सा है, तो देखिए पोटेशियम जो है वो मैक्रो में आता है, फास्फोरस मैक्रो में आता है, कैल्शियम मैक्रो में आता है, लेकिन आयरन किस में आता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है। किस में आता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, मतलब कि लोहा हो जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस बीमारी का
टीका अभी नहीं बना है? इनमें से कौन सा है? तो एड्स या टिटेनस या डिप्थीरिया या फिर काली खांसी। तो अगर हम देखें कि गर्भ अवस्था में अभी हमने पढ़ा है कि टिटेनस का तो इंजेक्शन लगता है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, है ना, तो टिटेनस का तो लगता ही है गर्भ अवस्था में। फिर डीपीटी का टीका लगता है, तो डीपीटी में डिप्थीरिया आ जाता है और पर्टूसिस और जो है ना इसका भी लगता है, फिर काली खांसी का भी। लेकिन अभी तक है ना एड्स का कोई टीका नहीं बना है, एड्स का कोई भी टीका नहीं बना है, ठीक है। और एड्स का जो चेक होता है उसके लिए मतलब कि जो टेस्ट किया जाता है वो कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट किया जाता है। कौन सा किया जाता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूबरक्यूलिन किस रोग में प्रभावकारी है? ट्यूबरक्यूलिन जो है किस में प्रभावित है? तो कुष्ठ रोग में या फिर डेंगू में या तपेदिक में या फिर पोलियो में। अगर हम देखें तो ट्यूबरक्यूलिन है ना, ट्यूबरक्यूलिन जो तपेदिक होता है, टीबी जो होता है उसका क्या है? क्लास्ट्रीडियम ट्यूबरकुलोसिस उसके बैक्टीरिया का नाम होता है जिसके कारण टीबी होता है। तो ट्यूबरक्यूलिन जो होता है वो किस रोग में? तपेदिक रोग में जो है ट्यूबरकुलोसिस रोग में क्या है? बहुत ज़्यादा प्रभावकारी होता है। कौन? ट्यूबरक्यूलिन। कौन होता है? ट्यूबरक्यूलिन जो होता है वो प्रभावकारी होता है, ठीक है। चलिए, तो ट्यूबरक्यूलिन जो है वो किस में? तपेदिक रोग में प्रभावकारी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म से 4 माह तक के बच्चे का आहार होना चाहिए। जन्म से लेकर 4 माह तक के बच्चे का आहार क्या होना चाहिए? ठोस आहार, अर्ध ठोस आहार या फिर पूरक आहार या फिर माँ का दूध। बताइए इनमें से कौन सा आहार जो है जन्म से लेकर 4 महीने तक बच्चे को आहार के रूप में इनमें से कौन सा आहार दिया जाता है? ठोस आहार, अर्ध ठोस आहार, पूरक आहार या फिर माँ का दूध। बताइए, मदर मिल्क। तो याद रखें ये क्या है? जन्म से लेकर 4 माह तक के बच्चे को मदर मिल्क बहुत ज़रूरी होता है, माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदर मिल्क हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे और क्लास को लाइक भी करेंगे और क्लास चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। जल्दी सभी लोग एक बार, सभी को हम आपको 20 सेकंड्स देते हैं और सभी आप एक बार क्लास को शेयर कीजिए। सभी लोग करेंगे शेयर। और क्लास के क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए और हर एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं बताइए। सभी लोग आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में इसके और सभी क्लास को शेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीबी की प्राथमिक रोकथाम की जाती है। देखिए टीबी, सिंपल सी बात है कि टीबी की के लिए कौन सी वैक्सीन का उपयोग किया जाता है? प्राथमिक रोकथाम के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? बीसीजी की वैक्सीन या फिर एमटीडी या फिर डॉट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए जो टीबी की प्राथमिक रोकथाम के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? तो याद रखें टीबी की रोकथाम के लिए बीसीजी का वैक्सीन लगाया जाता है ना, बीसीजी टीका लगाया जाता है, ठीक है। बीसीजी का टीका लगाया जाता है किसके? टीबी की रोकथाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम शुरुआत समाज कल्याण विभाग द्वारा किस वर्ष की गई थी? जो बालवाड़ी, जो आंगनबाड़ी से पहले क्या होती थी? बालवाड़ी होती थी जिन्हें किंडरगार्टन कहते थे। तो ये जो बालवाड़ी होती थी उसमें पोषण कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत किसने की थी? समाज कल्याण विभाग द्वारा की गई थी। और ये किस वर्ष में की गई थी? बताइए 1998 में, 1988 में, 1977 में या फिर 1970 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1970 में की गई थी। कब की गई थी? 1970 में की गई थी, ठीक है। तो 1970 में बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। चलिए 1970 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो को चिकित्सा विभाग की भाषा में क्या कहा जाता है? बताइए, पोलियो को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाएगा? पोलियो माइलिटिस, या फिर पोलियो कवरेज, पोलियो स्कूलर, या फिर पोलियो स्पूरम? बताइए क्या कहा जाता है? तो पोलियो को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? तो याद रखें आप, पोलियो को जो है चिकित्सा विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? पोलियो माइलिटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोलियो माइलिटिस कहा जाता है ना। पोलियो का नाम है किसमें? चिकित्सा विज्ञान में। ऐसे पोलियो के नाम से नहीं जानते उसको, उसमें क्या बोलेंगे? पोलियो माइलिटिस बोला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? जब टाइफाइड हो जाता है तो कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा? फेफड़े, हृदय, यकृत, या फिर आंत? तो टाइफाइड जो होता है इसमें क्या होता है? बुखार आता है, सर्दी लगती है, और ये टाइफी करके बैक्टीरिया होता है जिसके कारण ये टाइफाइड होता है। और इसमें सब जो है हमारा जो प्रभावित अंग होता है वो कौन सा होता है? हमारी इंस्टेटाइन्स होती हैं, मतलब कि आंतें जो हैं वो इसको प्रभावित करती हैं। तो टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो आंत होता है। कौन सा होता है? आंत होता है। तो याद रखें, आंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? बताइए किस में बीसीजी का टीका लगाया जाएगा? कैंसर में, हैजा में, पोलियो में, या फिर क्षय रोग मतलब तपेदिक में? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने कि बीसीजी का टीका जो है किस रोग के लिए लगाया जाता है। तो कैंसर के लिए कोई टीका नहीं है, ठीक है। हैजा के लिए बीसीजी का टीका नहीं लगता। पोलियो के लिए तो ओरल वैक्सीन मतलब ओरल ड्रॉप पिलाई जाती है, वैक्सीन भी होती है। लेकिन जो बीसीजी का जो टीका है वो किसके लिए लगता है? तो बीसीजी का टीका तपेदिक रोग के लिए लगता है, मतलब क्षय रोग जो टीबी होती है उसके लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो बीसीजी का टीका किसके लिए लगेगा? किस रोग के बचाव के लिए? तो क्षय रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का तापमान बुखार बढ़ने पर चपाचे की दर क्या हो जाती है? देखिए जैसे जैसे हमें बुखार आएगा, हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारे अंदर जो मेटाबॉलिक रेट है वो क्या होगा? बढ़ेगा, ये घटेगा, ये कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये कभी घटेगा और कभी बढ़ेगा। बताइए, जैसे जैसे हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे जो शरीर में मेटाबॉलिज्म क्रियाएँ जो हैं वो कैसी होती जाएंगी? बढ़ती जाएंगी, घटती जाएंगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कभी बढ़ेंगी, घटेंगी, कभी बढ़ेंगी। तो याद रखें, कैसी हो जाएंगी? बढ़ती जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो शरीर का तापमान मतलब कि बुखार बढ़ने पर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म क्रियाएं भी बढ़ जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2.5 महीने की आयु में शिशु को कौन सा टीका लगता है? जब 2.5 महीने का बच्चा हो जाता है तो कौन सा टीका लगाया जाता है? बताइए, डीपीटी का द्वितीय टीका, या डीपीटी का पहला टीका, या खसरे का टीका, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखें, देखो डीपीटी का टीका पहली जब होता है बच्चा तब भी लग जाता है, और उसके बाद जो है ना 2.5 महीने के बाद डीपीटी का टीका दूसरा टीका लगाया जाता है ना। पहला कब लग जाता है? जब होता है तभी, लेकिन फिर दूसरा टीका जो है उसको 2.5 महीने के बाद लगता है। तो 2.5 महीने के बाद शिशु को कौन सा लगता है? डीपीटी का दूसरा टीका लगता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खसरा रोग किस आयु
वर्ग को सबसे अधिक प्रभावित करता है? बताइए। खसरा रोग किस आयु के बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा? 6 से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चे, मतलब 6 महीने से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चे को करेगा, या 0 से लेकर 6 महीना तक के बच्चे को करेगा, या 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चे को करेगा, या फिर 6 से लेकर 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक के बच्चे को करेगा? तो आप याद रखें, जो खसरा रोग होता है उसमें खसरा रोग किसको होता है? छोटे से बच्चे को होता है, और ये 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चे को खसरा रोग के सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो याद रखें, खसरा जो है वो 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धात्री माता। धात्री माता मीन्स माता मतलब कौन है? लैक्टेटिंग मदर, या फिर जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती हैं उनकी बात कर रहे हैं ना। तो जो धात्री माता के भोजन में कौन से पोषक तत्व सबसे अधिक होने चाहिए? बताइए। कैल्शियम या प्रोटीन, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो जो स्तनपान कराने वाली जो महिला होती हैं उनके जो भोजन है उसमें सभी चीज़ होनी चाहिए, दोनों होना चाहिए ना। अभी इसमें क्या क्या होना चाहिए? तो इसमें है ना कैल्शियम की मात्रा भी होनी चाहिए और प्रोटीन की मात्रा भी होनी चाहिए, मतलब कि उपरोक्त में से दोनों ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उपरोक्त में से दोनों ही होना चाहिए। ठीक है, जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं उनके पोषक तत्व में की अधिकता होती है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक को विटामिन ए की खुराक दी जाती है। देखिए, बालक को विटामिन ए की खुराक दी जाती है किस चीज़ के लिए? आँखों की सुरक्षा के लिए, वृद्धि के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो विटामिन ए किसके लिए लाभदायक होता है? तो विटामिन ए जो होता है हमारी आँखों के लिए लाभदायक होता है। उससे क्या होता है? विटामिन ए की कमी से हमें है ना शॉर्ट साइडनेस हो जाता है और आँखों से संबंधित मतलब रतौंधी रोग हो जाता है। तो इसलिए बालकों को जो विटामिन ए की खुराक दी जाती है वो क्यों दी जाती है? ताकि उनकी जो आँखों की सुरक्षा हो सके। ठीक है, उनकी आँखों की सुरक्षा के लिए उसको क्या दिया जाता है? विटामिन ए की खुराक दी जाती है। ठीक है, जबकि हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है और वृद्धि के लिए वृद्धि हार्मोन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपके जो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और अगले 50 क्वेश्चन और बचे हैं। अभी तक अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया था तो प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए, आपको 20 सेकंड का टाइम देते हैं। आपके 50 क्वेश्चन हमने देखिए टाइम से पहले कराए हैं और जल्दी से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, हमारा 100 क्वेश्चन हो जाएं, उससे पहले एक बार सभी लोग क्या करेंगे? क्लास को शेयर ज़रूर कर देंगे। सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए एक बार सभी लोग, और क्लास को लाइक भी कर दीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए आंसर, और ये भी बताइए आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं सभी, है ना। चलिए अब हमारे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बताइए। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की उत्पत्ति प्रोटियास शब्द से हुई है। प्रोटीन की उत्पत्ति किससे हुई है? प्रोटियस शब्द से हुई है। और ये प्रोटियस जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच शब्द है, ग्रीक शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है, या फिर जापानी शब्द है? बताइए, जो प्रोटियास है वो किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच शब्द है, ग्रीक शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, या फिर जापानी शब्द है? तो देखिए, अगर हम देखें कि प्रोटीन की उत्पत्ति किससे? प्रोटियास शब्द से हुई है। और प्रोटियास जो भाषा का किस भाषा का शब्द है? तो याद रखें ग्रीक भाषा का शब्द है। ये किसका शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। क्या? प्रोटियास। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समेकित बाल विकास परियोजना जो ICDS है वो किसके लिए हितकारी है ना।
गर्भवती महिलाओं के लिए हितकारी है या फिर धात्री जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं उनके लिए जो है प्रभावकारी है, हितकारी है, स्कूल पूर्व छात्र के लिए हितकारी है या फिर उपरोक्त में से सभी। तो देखिए समेकित बाल विकास परियोजना जो है मतलब ICDS जो परियोजना है वो सभी के लिए है ना, इनमें से उपरोक्त सभी के लिए क्या होता है, ये जरूरी है। ठीक है, ये उपरोक्त में से सभी के लिए है, ICDS है ना, समेकित बाल विकास परियोजना जो है सभी के लिए क्या है, हितकारी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए किस व्यक्ति की क्रियाशीलता बढ़ने पर प्रोटीन की मात्रा क्या हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति है उस क्रियाशीलता बढ़ी मतलब उसको है ना क्या कहते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, धीरे धीरे बढ़ रही हैं, तो एक्टिविटीज़ बढ़ने पर प्रोटीन की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी या स्थिर रहेगी या इनमें से कोई नहीं। बताइए अगर आप देखिए काम कर रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप ज़्यादा क्रियाशील मतलब कि किसी भी आप ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आपके अंदर प्रोटीन की मात्रा क्या होनी चाहिए, इस बढ़ेगी, स्थिर रहेगी या घटेगी। तो याद रखें प्रोटीन से एनर्जी का कोई वो नहीं होता है, इसलिए प्रोटीन क्या होता है, स्थिर रहती, प्रोटीन की मात्रा क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्स पोलियो अभियान का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था। बताइए पल्स पोलियो अभियान जो है उसका प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था। मई 1994, मई 1996, दिसंबर 1994 या दिसंबर 1995। बताइए पल्स पोलियो अभियान का प्रथम चरण जो है वो कब प्रारंभ हुआ था। मई 1994, मई 1996, दिसंबर 1994, दिसंबर 1995। तो जो पल्स पोलियो का प्रथम चरण कब चालू हुआ था, दिसंबर 1995 में। कब चालू हुआ था, दिसंबर 1995 में पहली बार पल्स पोलियो अभियान का मतलब पहली बार चालू किया गया था, दिसंबर 1995 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहारिक पोषण आहार कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी। बताइए व्यवहारिक पोषण आहार कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य से हुई थी। तो याद रखें उड़ीसा राज्य से हुई थी। कहाँ से हुई थी, उड़ीसा राज्य से स्टार्टिंग हुई थी। किसकी, व्यवहारिक पोषण आहार कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई थी, कहाँ से हुई थी, उड़ीसा राज्य से हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथेनॉल का अधिक सेवन किस अंग को खराब करेगा। बताइए तो एथेनॉल का अधिक सेवन जो होता है हमारे किस अंग को खराब करता है, किडनी को, फेफड़ों को या फिर हृदय को या फिर यकृत को। तो बताइएगा किस। तो एथेनॉल मीन्स हम होता है ज़्यादा कि शराब पिएंगे तो उससे हमारे किस अंग को ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो याद रखें शराब जो होती है हमारे लिवर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। किसको, लिवर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। कौन, हमारा यकृत। ठीक है, सॉरी हमारा लिवर। ठीक है, एथेनॉल का अधिक सेवन किस अंग को प्रभावित करेगा, उसको खराब करने का काम करेगा, तो वो होगा यकृत। ठीक है, किसको, यकृत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बताइए सर्व शिक्षा अभियान जो है सर्व शिक्षा अभियान कौन से वर्ष क्रियान्वित हुआ था। बताइए सर्व शिक्षा अभियान कौन से वर्ष आया था, 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2004 में। बताइए सर्व शिक्षा अभियान जो है किस वर्ष में क्रियान्वित हुआ था। बताइए सभी लोग आंसर देते हुए चलेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान जो है किस वर्ष में लागू किया गया था। तो याद रखें जो सर्व शिक्षा अभियान है वो 2001 में लागू किया गया था, है ना, क्रियान्वित किया गया था। कब, 2001 में क्रियान्वित किया गया था। कौन, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान जो है वो 2001 में क्रियान्वित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक प्रोटीन हार्मोन है, इनमें से एक प्रोटीन हार्मोन, इनमें से कौन एक प्रोटीन हार्मोन है? एपिनेफ्राइन एक प्रोटीन हार्मोन है, या फिर एंड्रोजेन एक प्रोटीन हार्मोन है, या फिर प्रोजेस्टेरोन, या फिर थायरोट्रोपिक? बताइए इनमें से कौन एक प्रोटीन हार्मोन है? अ प्रोटीन हार्मोन इज एपिनेफ्राइन, एंड्रोजन, या फिर प्रोजेस्टेरोन, या TSH मतलब थायरोट्रोपिक। तो इसमें से एक जो प्रोटीन हार्मोन है वो कौन सा है? तो प्रोटीन हार्मोन कौन सा है? तो वो है थायरोट्रोपिक। कौन है? थायरोट्रोपिक क्या है? ये एक प्रोटीन हार्मोन है। ये क्या है? एक प्रोटीन हार्मोन है। ठीक है, प्रोटीन हार्मोन है। कौन? प्रोटीन हार्मोन है। कौन सा? थायरोट्रोपिक। थायरोट्रोपिक हार्मोन जो है एक प्रोटीन हार्मोन होता है। ठीक है, चलिए बताइए सर्वप्रथम अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष कौन था? बताइए सर्वप्रथम, ये थोड़ा सा उनके पार्ट से आया है। बताइए जनरल उससे कि MP से आया है कि सर्वप्रथम अनुसूचित जनजाति है। ST का पूछा जा रहा है। ST के सबसे पहले आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कुंवर सिंह थे, लामा लोपजंग थे, प्रेमबाई मांडवी थी, या फिर तापिर गाव थे? कौन थे? तो याद रखें कि जो सबसे पहले अनुसूचित जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह जो थे पहले राष्ट्रीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे। कौन? कुंवर सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अधिनियम से आ रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, तो लगाइए सभी ने पढ़ रखा होगा कि देह व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए देह व्यापार रोकथाम जो है इमोरल ट्रैफिक जो है उसको रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए किस वर्ष अधिनियम पारित किया गया था? 1954 में, 1956 में, 1958 में, या फिर 1959 में? बताइए देह व्यापार रोकथाम अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था? तो याद रखें ये कब पारित किया गया था? 1956 में। कब पारित किया गया था? 1956 में पारित किया गया, जब हमारा मध्य प्रदेश बना था। याद रखें कि जब हमारा मध्य प्रदेश बना था 1956 में, तब देह व्यापार रोकथाम अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, ये याद रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है कि लैक्टियल्स संबंधित होती हैं। बताइए लैक्टियल्स संबंधित होती हैं किससे? लैक्टिक अम्ल के स्त्रावरण से, या दूध के स्त्रावरण से, या लैक्टोज के अपशोषण से, या दूध के अपशोषण से? बताइए लैक्टियल्स संबंधित होती हैं किससे संबंधित है? लैक्टियल्स किससे संबंधित है? लैक्टिक अम्ल के स्त्रावरण से, दूध के स्त्रावरण से, लैक्टोज के अपशोषण से, या फिर दूध के अपशोषण से? बताइए सभी लोग आंसर लगाते हुए इसका चलेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लैक्टियल्स संबंधित होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? दूध के अपशोषण से। किससे? दूध के अपशोषण से। जो लैक्टियल्स संबंधित है वो किसके? दूध के अपशोषण से। एब्जॉर्प्शंस ऑफ मिल्क, किससे? एब्जॉर्प्शंस ऑफ मिल्क से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ स्वस्थ सर्वस्व योजना निम्न में से कौन से वर्ष तक भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? बताइए स्वच्छ स्वस्थ सर्वस्व योजना, स्वच्छ स्वस्थ सर्वस्व योजना जो है निम्न में से कौन से वर्ष तक भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? बताइए 2019 तक, 2020 तक, 2021 तक, या 2022 तक? तो याद रखें खुले में शौच मुक्त से संबंधित कौन सी योजना है? स्वच्छ स्वस्थ सर्वस्व योजना। और इसमें है ना मतलब कि स्वच्छ जो खुले में शौच मुक्त बनाने का लक्ष्य जो है कब तक रखा? 2019 तक रखा गया था। कब तक रखा गया था? 2019 तक रखा गया था। ठीक है, 2019। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बताइए
सैनिटरी मार्ट्स योजना का लॉन्च किसने किया था? किस विभाग के द्वारा सैनिटरी मार्ट्स योजना लॉन्च की गई है? Which of the following had launched the sanitary marts scheme? बताइए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, या फिर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, या फिर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम मतलब नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, या फिर शहरी विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। बताइए किसने जो है सैनिटरी मार्ट्स योजना लॉन्च की है? सैनिटरी मार्ट्स योजना लॉन्च की है तो याद रखें किसने की है? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम ने। किसने? नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसको किसने? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम ने किया है, सैनिटरी मार्ट्स योजना को लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक कोशिकाओं में सर्वस्त्र ऊर्जा वाहक कौन सा है? बताइए। जैविक कोशिकाओं में सर्वस्त्र ऊर्जा वाहक कौन सा है? जैसे जैविक कोशिकाएं जो होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है ऊर्जा का वाहक कौन होता है? ऊर्जा कौन देता है? एटीपी देती हैं, या फिर आरएनए देगा, या फिर ऑक्सीजन देगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो अगर हम देखें कि जो जैविक कोशिकाएं होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा का जो वाहक होता है वो कौन होता है? तो ऊर्जा का वाहक कौन होगा? एटीपी होगा। कौन होगा? एटीपी जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा का वाहक होता है। ठीक है, एटीपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना का आरंभ कौन से वर्ष हुआ? बताइए। ये पूछ रहा है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ कब हुआ? 1999 में, 2000 में, 2001 में, या फिर 2002 में। व्हेन वॉज द स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना स्टार्टेड? 1999, 2000, 2001 या 2002? बताइएगा। तो कब हुआ? 1999 में। कब हुई है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना? कब चालू की गई थी? 1999 में चालू की गई। कब की गई है? 1999 में चालू की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए कायाकल्प योजना निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए कायाकल्प योजना जो है इनमें से किससे संबंधित है? स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है, या फिर स्वच्छता से संबंधित है, टीकाकरण से संबंधित है, या स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान एवं विकास से संबंधित है? बताइए कायाकल्प योजना निम्न में से किससे संबंधित है? द कायाकल्प स्कीम रिलेटेड टू स्वास्थ्य बीमा मतलब हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित है, या क्लीननेस से मतलब स्वच्छता से संबंधित है, टीकाकरण से संबंधित है मतलब वैक्सीन से संबंधित है, या फिर स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान एवं विकास से संबंधित है? बताइएगा। तो अगर हम देखें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो कायाकल्प योजना जो है वो किससे संबंधित है? स्वच्छता मतलब क्लीननेस से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्वच्छता से संबंधित है मतलब क्लीननेस से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपराधिक विधि मतलब संशोधन अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक ही बार में कितने अधिनियमों को संशोधित किया गया था? जो कि देखिए आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम जो है आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक ही बार में कितने अधिनियमों में संशोधन किया गया था? 3 में, 4 में, 5 में, या फिर 6 में? तो याद रखें ये किस में किया गया था? चार अधिनियमों में एक साथ संशोधन किया गया था। किसमें? 4 अधिनियमों में एक साथ संशोधन किया गया था। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक साथ 4 अधिनियमों में संशोधन किया गया था। ठीक है, चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। अगर आपके पोषण में पोषक तत्व मतलब पोषण में अगर किसकी कमी है, विटामिन डी की कमी है, तो उससे कौन सा रोग हो जाएगा बताइए। स्कर्वी रोग हो जाएगा, बेरी बेरी रोग हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा या रात्रि अंधता हो जाएगा। तो अगर हम देखें कि ये जो विटामिन सी से होता है, स्कर्वी बेरी बेरी विटामिन बी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी से होता है, रात्रि अंधता किससे होता है, विटामिन ए से होता है। हमसे किससे पूछा है, डी से पूछा है, मतलब कि हमको कौन सा रोग हो जाएगा, रिकेट्स रोग होने की संभावना बढ़ जाएगी अगर हमारे पोषण में विटामिन डी की कमी होती है तो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रिकेट्स रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में आया था और इसमें किस व्यक्तियों पर लागू होता है बताइए, किन किन व्यक्तियों पर लागू होता है। ब्रह्म समाज के अनुयायी पर, मतलब कि ज्यूस पर, ब्रह्म समाज के अनुयायी पर, या फिर अनुसूचित जाति पर, जनजाति पर, मतलब शेड्यूल ट्राइब्स के, या फिर बुद्धिस्ट पर, मतलब बुद्धों पर, या उपरोक्त में से सभी। तो याद रखें, जो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम जो है 1956 का, उसके अंतर्गत ये सभी पर लागू होता है। ये ऑल ऑफ दीज, मतलब कि उपरोक्त में से जितने भी दे रखे हैं सभी पर ये अधिनियम जो है वो लागू होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, एक सेकंड रुकें। सभी पर नहीं, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम इनमें से किस पर लागू होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बुद्धिस्ट पर। ठीक है, किस पर, बुद्धिस्ट, सभी पर आंसर होगा इसका। ठीक है, बुद्धों पर। इसको एक मिनट आप रुकिए थोड़ा सा। क्या बोला, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम किन व्यक्तियों पर लागू होता है। ठीक है, इसको देख लेंगे बाद में ना, अभी हम इसको कंफर्म करके आपको बता देंगे इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी श्रेणी किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार बच्चों की भेद्यता में वर्णित नहीं है बताइए, कि जो इनमें से कौन सा एक श्रेणी, मतलब कि किशोर न्याय अधिनियम जो 2015 है उसके अनुसार बच्चों की भेद्यता में वर्णित नहीं है बताइए। देखरेख और संरक्षण की ज़रूरत बालकों, या फिर विधि संस्पर्श में रहने वाले बालकों के लिए, या विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें कि जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 है उसमें से किस बच्चों को नहीं रखा गया है, मतलब कि वर्णित नहीं किया गया है, जो कि है ना क्या कहते हैं, संस्पर्श रहने वाले बालकों का, है ना, विधि के संस्पर्श रहने वाले बालकों का इसमें वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़े अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए, बच्चों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012। बच्चों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम कब का है, तो ये 2012 का अधिनियम है। और इस अधिनियम के अनुसार जो है, इस अधिनियम के अनुसार पूर्व कौन सा एकमात्र राज्य था जिसमें, मतलब कि देखिए, ये जब 2012 में ये लागू हुआ था ये अधिनियम, इससे पहले मतलब ये तो 2012 में लागू हुआ, लेकिन इससे पहले एकमात्र राज्य था जिसके पास बाल दुर्व्यवहार पर एक विशिष्ट विधि था। तो वो कौन सा राज्य था, गोवा था, दिल्ली था, महाराष्ट्र था, या फिर कर्नाटक था। तो आंसर याद रखें आप, वो कौन सा था, गोवा था। कौन सा था, गोवा राज्य था, जिसपे है ना जो लैंगिक अपराधों के संरक्षण अधिनियम 2012 से पहले भी बाल दुर्व्यवहार पर एक विशिष्ट विधि बनाने का अधिकार था। किसके पास, गोवा के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब अधिनियम से संबंधित हैं। ठीक है, बताइए, सती रोकथाम अधिनियम 1987 कौन से राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया। जब सती रोकथाम अधिनियम 1987 आया था, 1987 आया था, उसमें से कौन सा राज्य के सरकार द्वारा ये सबसे पहले अधिनियमित किया गया। तो बताइए, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, या फिर गुजरात। तो आप याद रखें किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था सबसे पहले, जब सती रोकथाम अधिनियम 1987 जो आया है वो राजस्थान सरकार लेकर आई थी। कौन सी सरकार लेके आई थी, राजस्थान सरकार लेकर आई थी। ठीक है, चलिए
एक कंप्यूटर का क्वेश्चन आ चुका है। बताइए कि निम्न में से कौन सा मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए उपयोग किया जाता है। बताइए मल्टीप्लेक्सर या मॉडेम, गेटवे या फिर प्रिंटर। बताइए प्रिंटर तो प्रिंट निकालने के काम में आते हैं। मल्टीप्लेक्सर जो होता है वो मल्टीपल काम करने के काम आता है। गेटवे जो होता है, गेटवे राउटर वगैरह, ये तो किसी चीज़ की स्पीड को बढ़ाना, मतलब कि उसमें मॉडेम जो है वो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, मतलब एसी और डीसी, एसी को डीसी में करंट में बदलना और डीसी को एसी में करंट का बदलने के लिए किसका, मॉडेम का उपयोग किया जाता है। तो मॉडेम उसके लिए उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 संबंधित निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। जो घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 आया था, उससे इनमें से कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है। बताइए इस अधिनियम में बालक का अर्थ 16 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति, उसको बालक बोला जाएगा, या फिर ये अधिनियम जम्मू कश्मीर और को छोड़कर भारत में लागू है, या फिर उपरोक्त में से दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण से संबंधित है, तो इसमें बालक की जो इसमें गलत जो है वो कौन सा हो जाएगा कि बालक का अर्थ क्या है, 16 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, है ना। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ था, और ये बाकी उपरोक्त में से दोनों हो नहीं सकते, इनमें से कोई हो नहीं सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम जो 2013 में, जो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है और उनका शोषण होता है, उसके खिलाफ एक अधिनियम आया था 2013 में। उस अधिनियम के तहत निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, सही नहीं है पूछा है, कौन सा नहीं, कि ये अधिनियम जम्मू और कश्मीर सहित पूरे भारत में लागू हुआ था, ये सही नहीं है, या फिर ये आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने का निर्देशन दिया था, ये सही नहीं है, या दोनों ही सही नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए तो देखिए इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त दोनों, मतलब दोनों ही सही नहीं है। जो महिला का कार्यस्थल पर जो लैंगिक उत्पीड़न होता है, उसका लिए एक अधिनियम आया था 2013 में, और उसमें ये था कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में ये लागू किया गया था, है ना। तो ये दोनों उसमें पूछा है कि गलत नहीं, सही नहीं है, तो ये दोनों ही सही नहीं है, ना तो ये सही है ना ही ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब आरंभ की गई थी। जो राष्ट्रीय, व्हेन वाज द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च्ड, 2005, 2006, 2006, 7 या फिर 2008 में। बताइए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो है कब आरंभ की गई थी, कौन से वर्ष में चालू की गई थी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2008 में। किसमें की गई थी, 2008 में की गई थी, है ना। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का आरंभ कब हुआ था, 2008 में हुआ था। कब हुआ था, 2008 में हुआ था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का आरंभ 2008 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय रुर्बन मिशन के अंतर्गत कितने वांछित घटकों की सिफारिश की गई थी। जो राष्ट्रीय रुर्बन मिशन होता है उसके अंतर्गत कितने वांछित घटकों की सिफारिश की गई थी, 12, 13, 14 या फिर 15। तो आंसर क्या हो जाएगा, 14 की गई थी। किसकी की गई थी, 14, मतलब कि राष्ट्रीय रुर्बन मिशन के अंतर्गत 14 वांछित घटकों की सिफारिश की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उल्व घेरती है, उल्व मतलब कि एमिनियन सराउंडेड, उल्व किसको घेरती है, अपरा पोशिका को
मतलब कि जो हमारा एलन टॉयस होता है उसको, या फिर जरायु मतलब कि चोरिनियन को, या फिर योग सेक को मतलब पीतकोश को, या भ्रूण को। तो जो उल्ब होता है जिसे एमनियन बोला जाता है, वो हमारे किस को घेरती है, तो वो याद रखें आप, वो किसको घेरेगी, भ्रूण को घेरती। किसको घेरती है, भ्रूण को घेरती है। ठीक है, हमारे एम्ब्रियो जो होता है उसको घेरने का कार्य करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सेलुलर टेलीफोन की बुनियादी सेवा इकाई है। जो सेलुलर फ़ोन रहते हैं वो मेनली किससे चलते हैं, पीएमएल सर्विस एरिया द्वारा, सेल द्वारा, या लोकेशन एरिया द्वारा, या फिर एमएससी, या फिर बीएलआर सर्विस एरिया द्वारा। बताइए जो सेलुलर टेलीफोन की बुनियादी सेवा इकाई क्या है। तो जो सेलुलर टेलीफोन की बुनियादी सेवा इकाई जो है वो क्या है, एक सेल है। क्या है, एक सेल है। ठीक है, किससे है, सेलुलर टेलीफोन की बुनियादी सेवा की इकाई क्या है, सेल है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर्मेटिंग टूल बार में सबसे छोटी और सबसे बड़ी फ़ॉन्ट साइज़ कितनी होती है। जो फॉर्मेटिंग टूल बार होता है उसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी जो होता है फ़ॉन्ट साइज़ वो कौन सा होता है, बताइए। 8 से 68 तक, या फिर 8 से 72 तक, या 6 से 68 तक, या 6 से 72 तक। तो देखें, याद रखें कि जो फॉर्मेटिंग टूल बार होता है उसमें सबसे छोटी 8 होता है फ़ॉन्ट साइज, और सबसे बड़ा कौन सा होता है, 72 होता है। किसमें, फॉर्मेटिंग टूल बार्स में। तो देखिए आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पर कंप्लीट होते हैं। आपको आज की मैराथन के क्वेश्चंस कैसे लगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर बताइएगा, और आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए ये भी लिखकर बताइए। हर एक क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में दिया करें, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्लास को लाइक भी कर दिया करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये जो मैराथन है आपके एग्ज़ाम तक डेली चलेगी, डेली आपको मैराथन देखने को मिलेगी। तो ज़रूर क्लास में आइए, ज़्यादा से ज़्यादा मैराथन से जुड़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और ये जो आपकी हमारे चैनल पे दो मैराथन है जो कि महिला बाल विकास से संबंधित चल रही हैं, महिला पर्यवेक्षक से संबंधित चल रही हैं। एक आपकी 5000 वाली सीरीज़ चल रही है, और एक आपकी टॉप 100 जो एक क्लास में 100 क्वेश्चन कराए जाते हैं उसकी चल रही है। तो ज़रूर क्लास को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप सभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हमारी क्लास को, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जाते समय क्लास को शेयर करके ज़रूर जाएं, और क्लास को लाइक भी करके जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और फिर हम मिलेंगे अगले क्वेश्चनों में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।